नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पवन शुक्ला। जैसा कि हम अपनी इंटरव्यू सीरीज़ में नए नए लोगों के साथ, नई नई पर्सनालिटीज़ के साथ हम मिलते रहते हैं, और इसी सीरीज में मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूं एक ऐसी ही खास पर्सनालिटी से जो कि इंग्लिश के लेक्चरर हैं, और उनका जो जीवन है वो काफ़ी संघर्षपूर्वक रहा है। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, अगर इस वीडियो को, अगर इस इंटरव्यू को देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनको एक मोटिवेशनल मैसेज जो है वो ज़रूर मिलने वाला है। तो आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ महेंद्र जी से, जो कि कुलां के रहने वाले हैं। कुलां एक छोटा सा कस्बा है, एक सब तहसील है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की, जो कि हरियाणा में पड़ता है। तो आगे की बात हम उन्हीं से करते हैं और उनसे जानते हैं उनके जीवन के बारे में। तो चलिए मिलते हैं। तो लीजिए दोस्तों, महेंद्र जी अभी मेरे साथ बैठे हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका मैं अपने प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। और मैं दर्शकों, आज मैं आपसे इनसे बहुत ही खास चीज़ें, बहुत ही खास बातें हम इनसे करने वाले हैं। तो सर सबसे पहले तो आप थोड़ा सा अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने मुझे इस मंच पे बुलाया मेरी बात रखने के लिए। मेरा नाम महेंद्र है, मैं लेक्चरर हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ठीक है सर। कुलां गांव से हूँ और 10 किलोमीटर दूर एक गांव है चंदड़, वहाँ पे अभी मेरी पोस्टिंग है। ओके। हाँ जी। तो लगभग सर आप कितने सालों से कार्यरत हैं? टीचिंग से तो मैं 10 साल से लगभग जुड़ा हूँ। ओके। जैसे पहले प्राइवेट संस्थान में पढ़ाया, इंस्टीट्यूट्स में। उसके बाद फिर मैं कम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ाने लगा। ओके। दिल्ली गया। थोड़ी इंग्लिश को लेके मुझे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इंग्लिश में। ओके। और अपनी नॉलेज को एनहांस किया। फिर मैंने पढ़ाते पढ़ाते और फिर मैं दिल्ली गया। वहाँ पे पैरामाउंट कोचिंग सेंटर है। ओके। और अपने नॉर्थ इंडिया का सबसे बेस्ट सेंटर उसको बोलते हैं। ओके। कम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ाने के कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी कोचिंग के मामले में। तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ। लकीली मैंने 1-2 साल वहाँ पे पढ़ाया, अलग अलग ब्रांचेज़ में। इलाहाबाद गया, जयपुर पढ़ाया, रोहतक पढ़ाया। ओके। फिर उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया, फिर गांव में वापसी हुई 10 साल के बाद। ओके। तो सर ये तो मुझे पता है कि आप इस समय ऑनलाइन भी कोई टीचिंग वगैरह करते हैं, लेकिन उस कंसेप्ट में मैं बाद में आऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपसे पर्सनली मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो जीवन में, हमने सुना है कि आपका काफ़ी संघर्ष रहा है, तो आपका बचपन कैसा था, और जो आपकी स्कूलिंग है वो कैसी थी, और ग्रेजुएट या हम कहें कि लेक्चरर तक आप कैसे पहुँचे? देखिए, अगर जीवन में कोई भी व्यक्ति जब सफल होता है तो कोई भी है, मैं नहीं, मेरी लाइफ नहीं है अकेली, वो संघर्ष तो जीवन में करता ही है। बिल्कुल। आप भी संघर्ष कर रहे हैं अभी जीवन में, मैं भी कर रहा हूँ, अभी और भी करना है अपने को। मेरी भी लाइफ औरों की तरह संघर्षपूर्ण रही। काफ़ी संघर्ष किया। जिस परिवार से मैं संबंध रखता हूँ, वहाँ से उठकर यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल होता है एक्चुअली। मुझे याद है कि जब मैं +2 क्लास में पढ़ता था तो मेरे एक लेक्चरर थे, मेरे गुरुजी थे, मैं उनको अपने घर ले आया था। मैं आओ सर, मैं आपको एक बारी घर लेके चलता हूँ। तो उन्होंने घर पे कंडीशन देखी तो उन्होंने एक बात बोली थी कि महेंद्र, अगर यहाँ से तो ऊपर गया तो फिर ये चमत्कार है। मतलब इन परिस्थितियों से उठना मुश्किल है, अगर यहाँ से आप ऊपर गए तो फिर ये चमत्कार होगा, कोई मिराकल होगा मतलब। और फिर मैं निकला वहाँ से, संघर्ष किया मैंने। और जिन परिस्थितियों में मैं रहा ना, मतलब अकेला मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं अकेला प्रयास करके वहाँ से निकल जाता। कहीं ना कहीं काफ़ी चुनौतियों का आपने सामना किया है। बहुत चुनौतियों का सामना किया है। तो एक चीज़ बताइए हमें, आपकी स्कूलिंग कहाँ से है? आप किसी कन्वेंट स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में? नहीं, इतना था नहीं, अपना आर्थिक स्थिति घर की के अपने पिताजी मुझे किसी प्राइवेट स्कूल में भेज सके। तो स्कूलिंग और ग्रेजुएशन, उसके बाद मास्टर डिग्री सब। ग्रेजुएशन सर आपकी कहाँ से है? ग्रेजुएशन मैंने रतिया से की है, खालसा त्रिशताब्दी सरकारी कॉलेज। उसके बाद फिर मैंने मास्टर किया MA इंग्लिश कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। फादर साहब ने बहुत सपोर्ट किया। मैं पहला, आई थिंक उस समय लड़का था जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, हमारे गांव की तरफ से। ओके। तो एक चीज़ बताइए सर, अब आप जिस स्टेज पे हैं,
आपने पहले का अपना जीवन भी देखा है और इस समय जिस स्थिति में आप हैं, आप खुद को कहाँ देखते हैं? इस समय कितना सफल मानते हैं या आगे अभी जो आपका संघर्ष है वो जारी है? ये संघर्ष तो देखो चलता रहेगा। एक आदमी अगर सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाता है ना, तो फिर वो आगे कभी प्रोग्रेस कर नहीं सकता है। जैसे जितना टैलेंट भगवान ने दिया है, तो अभी तो बहुत प्रोग्रेस करनी है, लेकिन जहाँ से मैं पहले जहाँ था और जहाँ अब हूँ, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अंतर आया है। अगर मैं बताऊँ तो मतलब इतने गरीब परिवार से मैं संबंध रखता था कि मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था पढ़ाई को अफोर्ड करना। मेरे पिताजी के लिए भी काफ़ी मुश्किल था, लेकिन वो जो उनकी सोच थी बड़ी ऊंची थी। उनके अंदर एक जज्बा था कि मैंने मेरे बेटे को पढ़ाना है, और उसमें मेरे दोस्तों का भी बड़ा मतलब योगदान रहा। क्योंकि कई बार इतनी फीस होती थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ता था, तो पापा मुझे पता था अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उनको कम बोल देता था, बाकी मैं दोस्तों से कलेक्ट कर लेता। उनके नाम नहीं लूँगा, मेरे एक दो दोस्त हैं जिन्होंने मेरा मतलब बहुत सपोर्ट किया। वो हमारी वीडियो को देखेंगे तो खुद ब खुद नहीं, वो जानते हैं, मैं उनको छोटा भी नहीं करना चाहता उनका नाम लेके। उनका बड़ा योगदान है मेरी ज़िंदगी में, मेरे माँ बाप का तो है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो महेंद्र जी, ये तो हम समझ चुके हैं कि आपके जीवन में संघर्ष जो है वो बहुत लंबा रहा है और बहुत कठिन रहा है। तो थोड़ा सा हमें इसको एक्सप्लेन करके बताएं कि किस तरह की परेशानियां और किस तरह की परिस्थितियां आपको देखने को मिली और आपने किस तरीके से उनको जो मैं कहूँ कि आपने किस तरह के उसका मुकाबला किया? देखिए, मेरा जो संबंध रहा है वो ऐसे परिवार से रहा है जो ईंट भट्टे पे कच्ची ईंटें निकालते थे हम लोग। मैंने खुद ने बहुत कच्ची ईंटें निकाली हैं ईंट भट्टे पे। मतलब ग्रेजुएशन तक यूनिवर्सिटी में जाने से पहले ईंट भट्टे पे हम लोग ईंटें निकालते थे। और होता क्या है कि परिवार में मैं सबसे बड़ा हूँ, तो वो ऐसा इतना हार्ड वर्क था, काफ़ी मुश्किल वाला, मतलब फिजिकल बहुत ज़्यादा काम था, हार्ड था। तो पापा जी अकेले नहीं कर सकते थे, तो उनको सपोर्ट तो चाहिए थी। ऑब्वियसली मैं परिवार में बड़ा था, तो मुझे उनका हाथ जिम्मेवारी ज़्यादा बनती, हाथ बटाना पड़ता था मुझे उनके साथ। तो हम लोग क्या करते थे, रात को उठते थे ईंटें निकालने के, क्योंकि गर्मी होती है ना, गर्मियों के दिनों में जब गर्मी ज़्यादा होती है तो रात को उठना पड़ता है। तो रात को उठते हैं ईंटें निकालने के लिए, दिन में तो नहीं निकाल सकते। तो 12 बजे आई थिंक इतना उठते हैं हम लोग। ठीक है, 12 बजे उठते थे, तो स्कूल में भी जाता था, ग्रेजुएशन तक भी यही चलता रहा। साथ में हम लोग काम करते, मैं ईंटें निकालता, हाँ, रात को उठता और ईंटें निकालता। 4 बजे पापा जी कह देते सो जाओ बेटा, जाके थोड़ा सा रेस्ट कर लो, फिर स्कूल जाना है। फिर मैं 2 घंटे सोता, उसके बाद फिर स्कूल जाता। स्कूल जाके जब रात को 3-4 घंटे बंदा काम करके आएगा तो स्कूल में नींद भी आती थी थोड़ी, ठीक है। तो स्कूलिंग के बाद मैं जब घर जाता था तो तब भी फिर हमारा वो शाम को काम होता था, गारा बनाना और वो सब ईंटें इधर उधर लगाना, सफाई करना, वो सब। तो रात हो जाती थी और हम लोग एक्चुअली ईंट भट्टा जहाँ भी हम काम करते थे, तो हमें वहाँ पे अपना ही एक सेटअप करना पड़ता था, मतलब झोपड़ी टाइप से बना के लिए, हाँ, टेम्परेरी तौर पर, ठीक है। तो लाइट वाइट का तो था नहीं, प्रबंध होता था पहले। तो 10वीं क्लास तक तो लाइट भी नहीं थी। तो रात को दीवा लगा के पढ़ते थे, और झपकियाँ भी आती थी, क्योंकि सारा दिन सुबह से लेके मेहनत थी। रात को काम किया, सुबह स्कूल गए, स्कूल से वापस आए, फिर शाम को पापा के साथ हाथ बटाया और फिर वो होमवर्क भी करना। तो मतलब सर, आप अक्सर बच्चे छुट्टियां जब आती है तो खुश हो जाते हैं कि छुट्टी है, संडे आ गया या 1 महीने की। मेरे को ये होता है यार संडे ना आए, क्योंकि उस दिन फिर सारा दिन काम करना पड़ता था। ठीक है। तो वहाँ से उठना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मेरे फादर साहब की एक बहुत ऊंची सोच थी उनकी, क्योंकि जिस एरिया में, जिस लोकेलिटी में मैं रहता हूँ, वहाँ पे चांसेस नहीं मिलते बच्चों को पढ़ने के। उनके जनरली बस बच्चों को अपने काम पे लगा लेते हैं पेरेंट्स। लेकिन मेरे पापा जी, मुझको था कि इनको यार, इसको बंदे को पढ़ाना है, इसका इंटरेस्ट भी है। तो
जितना मुझसे बना मैंने किया, जितना भी उनसे अफोर्ड हो सकता था ना, उन्होंने कभी मना नहीं किया कभी उन्होंने, मतलब कभी भी। मुझे याद है मैंने 20,000 रुपये भी उस समय भी 15 साल पहले बड़ा अमाउंट था उनके लिए। एक ईंट भट्टे पे जो लेबर काम करने वाला बंदा, उनके लिए 20,000 रुपये एक साथ जुटाना भी बड़ा मुश्किल था, और उन्होंने एक दिन में मेरे को ला के दे दिया था। तो ये चीज़ें मैं भूल नहीं सकता हूँ, ठीक है। और एक और जो बात मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि संगति का बड़ा असर होता है एक्चुअली। वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। लकीली मेरी जो संगति थी, मेरी जो कंपनी थी, जो मेरी दोस्ती थी, एक मेरे जीवन में एक ऐसा दोस्त मेरे आया। वो उनके पिताजी टीचर थे हमारे ही स्कूल में, तो उनके साथ में रहता था। तो वो जो करता मैं करता, वो पढ़ता मैं, हम सारा सुबह से लेकर शाम तक जितना भी हम लोग एक साथ समय बिताते थे। तो वो पढ़ता, मैं भी पढ़ जाता। अगर वो मेरा दोस्त ना होता, सुनील नाम है उसका, मैं बता देता हूँ आपको। अगर वो मेरा दोस्त ना होता तो ऑब्वियसली मैं किसी और की कंपनी में होता और दारूबाज होता या सिगरेट पीता या फिर इधर उधर भटक जाता। तो अननोइंगली, ना चाहते हुए भी सुनील का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा किरदार रहा है। बिल्कुल रहा। उन्होंने मुझे संभाल के रखा उन्होंने। मैं उनके साथ रहा, उनके पापा जी टीचर थे, ठीक है। तो मेरे को भटकने नहीं दिया, क्योंकि जिस तरह का हमारा माहौल है लोकेलिटी में, इतनी ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं है। आपको काफ़ी मेरा ख्याल है वहाँ से एक प्रेरणा भी कह लें, एक साथ भी कह लें, आपको वहीं से काफ़ी सपोर्ट मिला। बिल्कुल, समय समय पे उन्होंने मुझे गाइड भी करते रहे, बिल्कुल गाइड करते रहे। और सबसे बड़ी बात, मैं बचा रहा। अगर उसकी कंपनी में नहीं होता तो मैं पक्का श्योर कह सकता हूँ कि मैं बिगड़ गया होता। हाँ, कहीं ना कहीं जो आजकल समाज है, हाँ, तो वो बिगड़ने में पूरा भी साथ देता है। अगर आप कुछ बनना चाहें तो शायद कम ही देता है। हाँ, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द कंपनी ऑफ माई दैट बेस्ट फ्रेंड कि मैं आज यहाँ तक मैं पहुँच पाया। उनका बड़ा योगदान है। उम्मीद करता हूँ हमारी बात सुनील जी तक पहुँच रही होगी। तो महेंद्र जी, जैसे आप यहाँ छोटे से गांव से आप बिलोंग करते हैं, तो आपने बताया कि आपकी जर्नी दिल्ली में भी आप रहे हैं और उसके बाद इलाहाबाद भी आप रहे हैं। तो ये जो आपका अनुभव है, ये किस तरह से रहा, और कभी आपको बाहर जाने का मौका भी मिला हो, हम कहें कि फॉरेन वगैरह में आप गए हों, तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। इलाहाबाद में एक्चुअली रहा नहीं हूँ। इलाहाबाद में मैं पढ़ाने के लिए गया था। पैरामाउंट कोचिंग सेंटर ने मुझे भेजा था वहाँ पे, ठीक है। दिल्ली में मैं 2 साल रहा हूँ। मैंने टूरिज़्म कंपनी में मैं काम करता था। चूँकि मेरी इंग्लिश पे कमांड थी, स्पोकन ठीक था मेरा, तो क्या होता था कि हम आउटबाउंड से डील करते थे। हम लोग यहाँ से टूरिस्ट को ले जाकर टीचिंग में आने से पहले, ये बात है 2010 के आसपास की। तो टीचिंग में आने से पहले मैं दिल्ली में था 9 और 2 साल। वहाँ पर टूरिज़्म कंपनी के साथ मैं काम करता था। और यहाँ से जैसे ग्रुप गया और फॉरेन कंट्री में, जैसे दुबई गया मैं, थाईलैंड गया, वहाँ पे मेरा काम ये था कि जो मेरे साथ ग्रुप आया है उसको बताना, क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। और हम लोग बाहर जैसे दुबई गए या मैं थाईलैंड गया, वहाँ पे हमने एक गाइड हायर किया वहाँ से, तो वो मुझे इंग्लिश में बताता था और मैं फिर आगे हिंदी में, एक तरह से एस्कॉर्ट लगा लो, ट्रांसलेटर लगा लो। तो एक उस परिवार से मतलब उठ के 5 स्टार होटल्स में रहना, एयरलाइन से ट्रैवल करना, विदेशों में घूमना, उस परिवार से उठकर, मतलब ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात है। मैं मतलब सोच भी नहीं सकता कि यार एक ईंट भट्टे पे काम करने वाला है मतलब बंदा वो 5 स्टार होटल्स में ठहरता था और एयरलाइन से ट्रैवल करता था, विदेशों में घूम के आता था, लोगों को घुमाता था। तो ये सब एक संघर्ष रहा, इसमें सबका योगदान है, ऑब्वियसली माँ बाप का तो योगदान है। तो अब आप कहीं ना कहीं अपने जॉब से, अपने जो आपका इस समय स्टेटस है उससे आप कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं? हाँ, कहीं ना कहीं जब मैं वो टूरिज़्म में इंडस्ट्री में था तो मन में यूँ था कि यार मेरे अंदर टीचर बैठा है। मैं पढ़ता रहता था बुक्स एक्चुअली, उस समय भी रात को मैं बुक्स पढ़ता रहता था। तो फिर मुझे लगा कि यार मैं टीचिंग में ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ, इससे भी ज़्यादा अच्छा। तो मैंने जब वो दिल्ली छोड़ी तो बहुत क्रिटिसिज्म हुआ चारों तरफ से
और वो गांधी जी ने एक बात बोली है कि जब लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं तो आप समझ लो राइट ट्रैक पे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, रिश्तेदारों ने, सबने बहुत बोला कि यार इतनी अच्छी जॉब थी, विदेश घूमना, उसको छोड़ दिया और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लग गया। वो कहते हैं ना कि एक संदेश भी मैं देना चाहता हूँ कि जब आप कोई काम शुरू करते हैं ना दिल से, उसमें क्या होता है कि शुरू में लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ना फिर पूरा दम लगा के अपना उस काम को करते रहना होता है और लोग फिर एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, फिर आप लगे रहो, जैसे थोड़ा सफल होने लगेंगे ना, लोग फिर जोर लगा देंगे कि यार, वो पूरा अपनी तरफ से पूरा जोर लगा देंगे कि यार ये पूरा क्रिटिसाइज करेंगे आपको, आपकी बुराई करेंगे। उसके बाद भी अगर आप नहीं रुके, अड़िग रहे, फिर आप सफल हो जाओगे, और सफल हो जाओगे ना फिर लोग नतमस्तक हो जाते हैं। फिर एक बात बोलते हैं, यार हमें तो पहले ही पता था, हमें तो पहले ही पता था इस लड़के में दम है। तो वही मेरे साथ हुआ। शुरू में मुझे बड़ा क्रिटिसिज्म सुनने को मिला इधर उधर से, पर मैं लगा रहा, फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। चलिए, एक चीज़ हमें ये बताइए, जिस तरह इस समय भारत की स्थिति है कि लॉकडाउन है या विश्व की पूरी स्थिति है, और इस समय तकरीबन आपकी स्कूलिंग भी बंद होगी, कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो अपने घरों पे हैं, तो आप किस तरीके से अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं? आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही बात बोली। अभी कोरोना वायरस की वजह से स्कूल्स तो बंद है, कॉलेजेस, सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं, तो हर टीचर अपने लेवल पे प्रयास कर रहा है बच्चों से जुड़े रहने का, उनसे कनेक्टिविटी बनाए रखने का। मैंने भी सोचा कि एक इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि हम लोग व्हाट्सएप पे, मेरा ऐसा मानना है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग नहीं पढ़ा सकते हैं। सरकार ने तो बोला कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ और बच्चों को अपने होमवर्क भेजो, उनसे टच में रहो, लेकिन इंग्लिश मेरे ख्याल से व्हाट्सएप पे नहीं हो सकती। तो फिर मैंने एक अपना चैनल खोला, A to Z इंग्लिश नाम है उसका, A to Z मैंने इसलिए रखा कि इसमें मैं ए से लेके जेड तक सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ, मतलब बेसिक से लेके एडवांस्ड। क्योंकि एडवांस्ड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ाई है, CGL मेंस की मैं कोचिंग देता था, तो सारी चीज़ें मैं उसमें कवर कर रहा हूँ, और मैं वीडियो बनाता हूँ, अपने लेक्चर डालता हूँ व्हाट्सएप में, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, नॉट ओनली मेरे स्कूल, बाकी जो भी देखना चाहता है वो, और उसके कोई चार्जेस भी नहीं है, क्योंकि भगवान ने मुझे बहुत दे दिया है। अभी अपना एक ही इरादा है कि यार अपने को करनी है समाज सेवा, कि जो परिस्थितियाँ, जो मुश्किलात का सामना मैंने किया, मैं सोचता हूँ कि वो मेरे छोटे भाई ना करें। तो अक्सर मैंने देखा है कि कोचिंग लेने के लिए जाते हैं बच्चे दिल्ली मुखर्जी नगर में, वहाँ पे हॉस्टल में स्टे करते हैं, 15 हज़ार रुपये फ़ी होती है एक टीचर की, फिर 5 से 7 हज़ार रुपये उसका हॉस्टल का, या PG में वो रहते हैं, 40 से 50 हज़ार रुपये। मैं सोचता हूँ ये बच जाए, ठीक है। तो मेरा प्रयास यही है कि मैंने चैनल बना के अभी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, A to Z इंग्लिश है उसका चैनल का नाम, कोई भी उसको सब्सक्राइब कर सकता है, पढ़ सकता है। वेरी गुड। हाँ, तो मैं समझता हूँ हमारे जो दर्शक हैं उनमें बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, और कहीं ना कहीं इंग्लिश की रिक्वायरमेंट तो हर पर्सन को है इस समय। हाँ, भाषा है ये एक्चुअली, इंग्लिश ऐसा एक भाषा है, और भाषा की ज़रूरत ना हर वर्ग को पड़ती है। बिल्कुल, कोई भी हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो, चाहे भाषा की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। जब आप यहाँ से लोकल से बाहर जाएंगे तो एक कम्युनिकेशन के लिए एक भाषा चाहिए, वो इंग्लिश है। बिल्कुल। तो सर, अभी लास्ट में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो हमारा इस समय यूथ है, या फिर वो स्टूडेंट जो इस समय स्कूलिंग में हैं या फिर कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए आप किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे, उनके जो फ्यूचर को लेकर? मेरा मैसेज यही रहेगा कि अक्सर ये एक छोटी सी लाइन देखने को मिलती है कि संघर्ष जो बोलते हैं ना कि सफलता की कुंजी है, या परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, वो छोटी लाइन नहीं है एक्चुअली। मेरा एक संदेश मेरे छोटे भाई बहनों के लिए यही रहेगा कि आप मेहनत किसी भी क्षेत्र में करो, किसी भी क्षेत्र में, एक स्पेसिफिक क्षेत्र में मेहनत करो। ऐसा नहीं, मतलब इंग्लिश में एक कहावत है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मतलब हर जगह अपने पाँव मारने लग गए, उसमें आपको सफलता मिलने के चांसेस कम है। आप एक क्षेत्र उठाओ अपना, कोई भी क्षेत्र, जैसे मैंने इंग्लिश को उठाया, इसमें मैंने इतनी मेहनत की कि ठीक है मैं अब सफल हो गया हूँ,
मेरे को और चीज़ें उठाने की ज़रूरत नहीं है। सचिन को देखो, सचिन ने क्या सिर्फ ओनली बैटिंग पे फोकस, बॉलिंग भी नहीं कराई उन्होंने कभी। ठीक है, उन्होंने कभी बॉल को मेरे ख्याल से इंटरनेशनल मैच में तो सोच कराई है, लेकिन उनका फोकस नहीं था। ठीक है, कोई भी अगर आपको ज़िंदगी में सफल होना है तो एक क्षेत्र कोई भी उठाओ, आप मास्टर हो जाओ उसमें। अगर आप उसमें मास्टर हो गए ना, आपको सफल होने से कोई नहीं सकता। आप जो आप ड्रीम्स जो आप परसू कर रहे हो ना, वो फुलफिल डेफिनेटली हो जाएंगे। मेरा एक दोस्त है सिरसा में, वो कटिंग करता है। ठीक है, लेकिन उस बंदे ने अपने उस क्षेत्र में इतनी परफेक्शन हासिल कर ली है, इतने स्टाइल से कटिंग कर सकता है। वो 1000 रुपये लेता है कटिंग करने की, और लाइन लगी होती है। वो 1 आवर 2 आवर एक लगाता है, एक कोई भी आता है और 1000 रुपये लेता है उसके, और लोग आते हैं उसके पास। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको ना इतनी मेहनत करो, मेहनत कभी जाया नहीं जाएगी। ठीक है, संघर्ष करोगे, मेहनत करोगे किसी एक क्षेत्र में, वो आपके जीवन में जरूर काम आएगी। पक्का किसी न किसी रूप में जरूर आएगी। अगर मान लो जैसे मैंने इंग्लिश में मेहनत करी, मैं अगर सरकारी मतलब अभी मुझे पोस्ट मिली ना मिलती तो भी मेरे काम आती। बिल्कुल, मैं पहले भी बहुत पैसा इससे मैंने कमाया, मेरी इस इंग्लिश के दम पे। तो कोई भी क्षेत्र है, आप कोई भी, आप बागबानी कर लो, चाय बनाना सीख लो, या फिर आप होटल खोल लो, कोई उसमें, लेकिन मास्टरी हासिल कर लो। मेरा एक ही संदेश है कि कोई भी एक अपने अंदर की पोटेंशियल देखो। मैं किस में राजी, मेरा मन किस में मान रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, फिर उसमें ना आप परफेक्ट हो जाओ। इधर उधर मत देखो। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा संदेश है कि आप अपनी परफेक्शन की तरफ ध्यान दें और एक चीज़ पर फोकस करें। मेरा ख्याल है इकबाल साहब, बिल्कुल इकबाल है, मैं बड़ा उनको फॉलो करता हूँ, क्रांतिकारी हैं। वो कहते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहिए। मर्तबा मतलब मान सम्मान, इज्जत। मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मतलब हम दाने को खाक करते हैं, वो अपनी हस्ती को मिटाता है, उसके बाद फिर वो गुले गुलजार होता है। तो अब मिटा दो अपने आप को यार, एक काम के पीछे ना भूल जाओ, अपनी हस्ती भूल जाओ, इतना लग जाओ कि फिर गुले गुलजार वाला काम हो जाएगा बाद में। ठीक है ना, और घर मेहनत जरूर करो। मतलब एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि किसी काम को न करने के ना आपके पास 1000 बहाने हैं, मिल भी जाएंगे, सॉलिड है, वैलिड भी है, लेकिन करने के लिए ना एक ही वजह काफ़ी है। अगर आपने सोच लिया कि मुझे ये काम करना, तो एक ही वजह काफ़ी है। ना करने के लिए 1000 बहाने हैं। एक बार आपने मन बना लिया मुझे ये करना, तो मुझे नहीं लगता उसके बाद आपको कोई रोक सकता है। बिल्कुल, लेकिन अब डेडिकेशन होना चाहिए। आज के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हमारे साथ इतना वक्त बिताने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी बातें बताने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ जल्दी हमारी मुलाकात जो है वो दोबारा होगी। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। ठीक है, ऐसे ही हमें मिलते रहिए और हमारे साथ अच्छी अच्छी बातें शेयर करते रहिए। तो ये थे दोस्तों हमारे साथ महेंद्र जी। आपने उनको सुना, आपने उनकी बातों को सुना। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें जो है आपके फ्यूचर के लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी। और इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। एक बार फिर महेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। मिलते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी ही खास पर्सनैलिटी के साथ। धन्यवाद।